इसके पहले के क्लास में आप सभी को सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर, वाटर कूलर और डीप फ्रीजर की वायरिंग बताया गया था। समझ में सबको आया था? आज हम आपको एक नई वायरिंग के साथ कुछ नए कंपोनेंट का परिचय कराएंगे और इसकी वायरिंग बताएंगे। तो यहां आप देख रहे होंगे कि ये नए कंपोनेंट और इनकी वायरिंग, तो इस तरह से आपको कभी ऐसा देखने को मिला है? नहीं सर। तो आज इसे आप जान लीजिए कि इस टाइप का कंपोनेंट यदि किसी रेफ्रिजरेटर में आपको देखने को मिल जाता है तो इसका प्रयोग जिस रेफ्रिजरेटर में स्टेबलाइजर इनबिल्ड होता है, या आपने सुना होगा कि इस रेफ्रिजरेटर में स्टेबलाइजर कंपनी ने इनबिल्ड करके दिया है, तो उस रेफ्रिजरेटर में कुछ इस तरह से कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाता है। और वैसे आमतौर पे किसी रेफ्रिजरेटर या डीप फ्रीजर, वाटर कूलर को जब आप बनाते हैं तो उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है वायरिंग में? कंप्रेसर होता है। और कंप्रेसर में आपने देखा होगा कि कंप्रेसर में क्या लगता है? रिले और ओवरलोड लगता है। अब कभी कभी यहां पर आप देखेंगे ये जो पीटीसी है, इस पीटीसी के स्थान पर इस टाइप का आपको रिले देखने को मिल जाता है। और इसी रिले के साथ कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको एक स्टार्ट कैपेसिटर भी मिल जाता है, जिसका कनेक्शन आप कहां से करते हैं? अपने रिले से या पीटीसी से करते हैं। और इस रिले और पीटीसी को कहां से जोड़ते हैं? आप अपने कंप्रेसर के यहां रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन पिन से इसका कनेक्शन करते हैं। लेकिन यहां पर आपको कुछ नए कंपोनेंट आज जो देखने को मिल रहा है, इसकी वायरिंग हम कैसे करेंगे, चलिए इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले इनका परिचय हम कराएंगे, उसके बाद इसकी वायरिंग आपको समझाएंगे। तो यहां आप देखेंगे कि जिस किसी रेफ्रिजरेटर में इनबिल्ड स्टेबलाइजर लगा होता है, उसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ये स्टेबलाइजर को स्टेबलाइज करता है, अर्थात वोल्टेज को कम अधिक होने पर उसे स्टेबलाइज करके यहां पर आप देखेंगे एक दूसरा ऑटोमेटिक कार्ड एक लगा होता है, इसमें भेजता है, जहां से वोल्टेज आउट हो करके एक वायर कनेक्टर लगा होता है उसमें आता है। और यहां से आपकी सप्लाई निकल करके सीधे कहां चला जाता है? ये पीटीसी और ओवरलोड में चला जाता है, जिसका कनेक्शन हम कंप्रेसर के रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन पिनों से करते हैं, तो हमारा कंप्रेसर चलता है। अब चलिए जान लेते हैं आपको इसकी वायरिंग कैसे करना है। तो वायरिंग के लिए आप यहां ध्यान देंगे, किसी भी उपकरण में उसका एक मेन लीड होता है। तो मेन लीड में क्या होता है? उसकी जो मोटी पिन होती है, ये उस उपकरण का बॉडी अर्थ की पिन होती है। और इसमें आपने देखा होगा कि ये आपका एक पिन इसका न्यूट्रल और दूसरा पिन फेज के लिए होता है। और यहां से कुल मिला के 3 वायर बाहर निकलता है। और ये जो 3 वायर इसका बाहर निकलता है, तो यहां आप देखेंगे ये सब मेन लीड ही है। और यहां से आप देखेंगे ये लीड आपकी आ जाती है इस कनेक्टर में, यहां इस कनेक्टर में आता है। और इसको जब आप इसमें लगा देते हैं तो यही न्यूट्रल फेस और बॉडी अर्थ का जो वायर है, आप यहां देखेंगे तो ये पीला तार और इसमें कुछ हरा मिक्स होता है, तो ये होता है बॉडी अर्थ। और ये इसका जो रेड वायर है, ये होता है फेज। और ये जो ब्लैक माना गया है, ये ब्लैक वायर आप यहां देख रहे होंगे। इस कनेक्टर में एक और जानकारी समझ लीजिए कि ये एक स्थान से निकल रहा है ब्लैक वायर, तो अर्थात ये दोनों न्यूट्रल है और ये लाल फेज है और ये पीला बॉडी अर्थ है। अब यहां से आप देखेंगे कि यही वायर, अब यहां आप देखेंगे इसके अंदर में और कोई कंपोनेंट नहीं है, नहीं तो बाद में आप ये पूछेंगे कि छिपा दिया गया। अब ये वायर आपका निकल करके वायरिंग के लिए कहां कहां जा रहा है, हम आपको एक एक वायर का परिचय कराएंगे। तो यहां आप देखेंगे कि ये जो बॉडी अर्थ का तार है, ये तो आपके कंप्रेसर से या फ्रिज में बॉडी अर्थ के लिए होता है, ये उसको आपको वहां से जोड़ देना है। अब यहां आप देखेंगे ये ब्लैक वायर जो आपको यहां पर मिल रहा है, ये ब्लैक वायर आपका यहां से निकल रहा है। और ये ब्लैक वायर यहां से निकल करके 2 जगह जुड़ रहा है। एक तो आपका यहां मिल जाता है, आप देखेंगे ये ब्लैक वायर सीधे निकल करके इस ऑटोमेटिक कार्ड में चला आता है। और यही ब्लैक वायर आप यहां देखेंगे, यहां इसके अंदर देख लेंगे कोई वायर नहीं है। और यहां से ये ब्लैक वायर सीधे निकल करके इस वायर कनेक्टर में आता है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मेन लीड का जो न्यूट्रल और फेज वायर है, इस कार्ड में कहां दिया गया। तो ब्लैक वायर से यहां आप देखेंगे कार्ड में लिखा होता है न्यूट्रल, और रेड वायर से क्या आता है? फेज। तो यहां लिखा होता है इनपुट, तो इनपुट पे आपको जोड़ देना है रेड वायर। और जहां न्यूट्रल लिखा होता है वहां जोड़ देना है ब्लैक वायर, अर्थात इस पे न्यूट्रल सप्लाई आ गई। तो जैसे इस कार्ड को न्यूट्रल और फेज की सप्लाई मिलती है, इस कार्ड से वही न्यूट्रल फेज की सप्लाई आप देखेंगे ये सभी वायर
कहां से जुड़ा होता है? ये सभी वायर आपको मिल जाता है। यहां देखेंगे ये जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, तो इस स्टेबलाइजर को जब सप्लाई मिल जाती है तो ये वोल्टेज को कंट्रोल करने के बाद कहां भेज देता है? यहीं से वो वोल्टेज वापस करता है बाकी वायर से इस कार्ड में आता है, और इस कार्ड के अंदर लगा होता है रिले, और वह रिले क्या करता है? वोल्टेज को कंट्रोल कराने का कार्य करता है ऑटोमेटिक तरीके से। तो वो रिले कंट्रोल सर्किट जब इसका कार्य करता है इस कार्ड का, तो यहां से स्टेबलाइज वोल्टेज आउट होता है। तो चलिए जान लेते हैं ये जो हमारा कार्ड है ये कितने वोल्ट से कार्य कर रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप जान सकते हैं। तो यहां आप देखेंगे इसमें लिखा होता है ये इनपुट वोल्टेज रेंज कितना है, इसको कितनी सप्लाई आप दे सकते हैं। कम से कम 110 आपको देना है, और अधिक से अधिक कितना दे सकते हैं? 285 वोल्ट। तो ये निकालेगा कितना? तो यहां आप देखेंगे आउटपुट वोल्टेज, यहां देखेंगे आउटपुट वोल्टेज रेंज ये कितना बना के निकालेगा। तो यहां आप देख रहे होंगे 200 कम से कम और अधिक से अधिक 245 वोल्ट सप्लाई ये स्टेबलाइज करेगा। तो ये न्यूट्रल और फेज की सप्लाई को निकालेगा कहां से? यहां आप देखेंगे लिखा होगा इसी कार्ड में आउटपुट, तो ये आउटपुट लिखा है, तो यहां से आपकी सप्लाई आउट हो जाती है। और ये आउट होने के बाद सप्लाई, यहां आप देखेंगे ये सप्लाई आउट होने के बाद सीधे ये जो ब्राउन तार से सप्लाई आपकी आउट होकर के यहां आया है, ये आउटपुट वोल्टेज अर्थात इसमें स्टेबलाइज वोल्टेज आ गया कंट्रोल होकर के। और न्यूट्रल सप्लाई आपका वही है जो मेन लीड से इस कार्ड को मिला था, और वही न्यूट्रल सप्लाई आप देखेंगे यहां मेन लीड से जो आई थी वही मेन लीड का न्यूट्रल सप्लाई है, अर्थात ये आपका न्यूट्रल और फेज वायर सीधे निकल करके चला आता है वायर कनेक्टर में। अब जब इस वायर कनेक्टर में न्यूट्रल और फेज की सप्लाई आती है तो यहां आप देखेंगे ये न्यूट्रल और फेज का जो वायर होता है इस दूसरे कनेक्टर में जोड़ दिया गया है, और यहां से आप देखेंगे कि इस कनेक्टर में ये बॉडी अर्थ का तार है, और यहां आप देखेंगे ये रेड और ब्लैक वायर जो है यही न्यूट्रल फेज आपके ऑटोमेटिक कार्ड से स्टेबलाइज होकर के आया है। और ये न्यूट्रल फेज की सप्लाई आप यहां देख रहे होंगे सीधे ये कहां चला आता है? ये आपके पीटीसी में चला आता है और ओवरलोड में आ जाता है। तो पीटीसी के स्थान पर कभी कभी आपको मिल जाता है इस टाइप का, ये आपको ओपन रिले, तो चाहे ये इस टाइप का रिले लगा होगा या पीटीसी लगा होगा, दोनों में से एक का ही कनेक्शन होता है। अब इस पीटीसी से आप देख रहे होंगे यहां पर एक स्टार्ट कैपेसिटर भी लगाया गया है, अर्थात यहां इसके पिनों से स्टार्ट कैपेसिटर जोड़ दिया गया है, और इसमें मेन लीड का अर्थात स्टेबलाइज वोल्टेज फेज सप्लाई या न्यूट्रल सप्लाई में कोई एक तार आप इसको देंगे, और दूसरा सप्लाई जब आप ओवरलोड को देते हैं तो आप यहां देखेंगे इसको जैसे आप इस कंप्रेसर से लगाएंगे हम इसको सप्लाई देंगे, हमारा कंप्रेसर चलेगा। तो चलिए इसका वायरिंग करते हैं और इसको चला कर देखते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं ये हो गया, ओवरलोड लग गया। अब हम इसमें लगाते हैं पीटीसी, और ये पीटीसी लग गया। अब हम आपको बता दें कि कभी भी आप जब कंप्रेसर में सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने के बाद आप यहां पर करंट भी चेक करना चाहें तो आप अपने एम्पियर मीटर को ऑन कर लें, और इस एम्पियर मीटर को जब आप ऑन कर लेते हैं, इसको हम क्लैम्प मीटर बोलते हैं, और क्लैम्प मीटर को ऑन करते हैं किस पे? जहां पर लिखा होता है देखेंगे 20 एम्पियर लिखा है, इस पे हम सेलेक्ट कर लिए। अब इसको हम सप्लाई देंगे। तो सप्लाई देने का जो कार्य है इसके मेन लीड में जो न्यूट्रल या फेज किसी एक तार में हम इस अपने एम्पियर मीटर को लगा लेते हैं, और यहां पर हम इसको चलाएंगे भी और देखेंगे कि हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है और कितना एम्पियर करंट ले रहा है। तो पहले देख लेता हूं, बोर्ड में हमारी सप्लाई आ रही है। अब हम इसको चलाएंगे तो यहां आप देखेंगे कंप्रेसर हमारा चल गया है, और यहां एम्पियर की बात की जाए तो हमारा एम्पियर कितना ये कंप्रेसर ले रहा है? 2.07 एम्पियर करंट हमारा कंप्रेसर इस समय ले रहा है। और मैं आपको यहां पर एक नई जानकारी दे दूं कि अभी हमने आपसे बताया था कि इस कार्ड के साथ एक एडाप्टर भी लगा होता है। इस एडाप्टर का कार्य इतना होता है कि इसको
जो सप्लाई आपके कंप्रेसर में न्यूट्रल फेस जा रही है वही सप्लाई इस कनेक्टर को दिया जाता है। तो ये एडाप्टर 24 वोल्ट, आप यहां देखेंगे कि इनपुट इसको कितना दिया गया है, 100 वोल्ट से 300 वोल्ट तक आप दे सकते हैं। आउटपुट ये कितना निकालेगा, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई निकालेगा। और इसका जो कनेक्शन होता है ये आपके उस रेफ्रिजरेटर में ये एलईडी लगाई गई है या डीसी फैन लगाया गया है, उसे चलाने के लिए इस सप्लाई को निकाला जाता है और इसको आप वहां से जोड़ेंगे तो आपका कोई भी रेफ्रिजरेटर है उसमें इनबिल्ड स्टेबलाइजर का प्रयोग किया गया है, तो उसमें इतनी ही वायरिंग होती है। समझ में सबको आया? यस सर। तो इसके अलावा आपको और कोई तार आपको नहीं समझना है, इतनी ही वायरिंग होती है। थैंक यू।